जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभ्युदय चौबे और आज मैं आप सभी का अपने नए चैनल द टाइनी टीचर पर स्वागत करता हूँ। तो आज जैसे कि ये मेरी पहली वीडियो है तो इसलिए मैं बात करूँगा मंगल पांडे जी की। क्या आप जानते हैं मंगल पांडे कौन थे? नहीं? तो फिर मैं बताता हूँ, सुनिए। दरअसल ये बहुत समय पहले की बात है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। दरअसल उनकी घटिया पॉलिसीज़ की वजह से हमारे मन में उनके खिलाफ भावनाएं तो थीं। इनफैक्ट हम लोग बात भी करते थे, मगर हम में से ऐसा कोई भी नहीं था जो उनके खिलाफ एक आवाज़ उठा पाए। मगर फिर हमारे देश के पहले फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे जी आते हैं और उन अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो चलिए उनकी बायोग्राफी शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 19 जुलाई 1827 को, जब बलिया जिले के नगवा गांव में एक सामान्य से ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और उनकी मां का नाम अभय रानी पांडे था। दरअसल वो बचपन से ही शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त थे, इसलिए एक अंग्रेजी अफसर के कहने पर उन्होंने 1849 में 22 साल की उम्र में फ़ौज को ज्वाइन कर लिया। दरअसल वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में थे। दोस्तों कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अंग्रेज़ों का विनाश आने वाला था और हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे। लेकिन इसी वक्त वो लोग नए इनफील्ड राइफल्स लॉन्च करते हैं। वो दरअसल पहले भी उनको यूज़ करते थे क्योंकि उसका फायर रेट अच्छा था, मगर अब वो लोग इंडिया में उसको लॉन्च करते हैं। अब क्या होता है, मगर इसमें भी एक ये घपला करते हैं, घोटाला करते हैं। आखिर क्या करते हैं, सुनिए। दरअसल अब इनफील्ड राइफलें आ चुकी थी और फिर जब सिपाहियों को पता चलता है कि जो इनफील्ड राइफलें, इनकी कार्ट्रिज जो है वो गाय और शूकर की खाल से बन रही है, तब हिंदू मुस्लिम दोनों बहुत नाराज़ होते हैं। उसके बाद जब 9 फरवरी को मंगल पांडे जी मना कर देते हैं कि अब हम यूज़ नहीं करेंगे इनका, तब उनके अफसर उनकी वर्दी और उनकी बंदूक छीन लेने का ऑर्डर देते हैं। फिर जब 29 मार्च को मेजर ह्यूजन उनसे उनकी बंदूक छीनने जाते हैं, तब वो उन्हें गोली मार देते हैं और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फिर कितने अफसर उनको लेने जाते हैं, मगर वापस कोई भी लौट के नहीं आता। जानते थे तो कब तक भागेंगे वो। तब उन्होंने क्या किया, अपनी राइफल से अपने आप को गोली मार ली, मगर बदकिस्मती से वो तब भी जिंदा रह गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की आर्मी ने उनको अधमरे हालत में ही अरेस्ट कर लिया। फिर उनके पकड़े जाने के कुछ हफ्ते बाद 6 अप्रैल को उनकी कोर्ट में पेशी होती है और वहाँ पर उनको दोषी ठहरा के 18 अप्रैल तक उनकी फांसी की डेट फिक्स हो जाती है। मगर जब ब्रिटिशर्स देखते हैं कि अब बगावत उठ रही है, ये लोग रिवोल्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको कुछ दिन पहले मतलब 8 अप्रैल को ही फांसी चढ़ा दी जाती है। मगर उनकी फांसी व्यर्थ नहीं जाती है। उनने जो एक चिंगारी उठाई थी इनके खिलाफ, वो 16 में तब्दील हो जाती है और वहीं रिवोल्ट आगे बढ़ के और हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है। तो दरअसल उनकी ये कुर्बानी जो उन्होंने हमारे देश के लिए दी थी, ये व्यर्थ नहीं होने चाहिए। हमें आज भी अपने देश को डेवलप करने के लिए सोचना चाहिए। और दरअसल ये तो उनकी कहानी, मैं और भी ऐसी कहानियाँ लाते रहूँगा और हिस्ट्री की खासकर जितनी भी कहानियाँ होती हैं मैं लाते रहूँगा, उठाते रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनकरेज करने के लिए लाइक भी पक्का करिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।